नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की दुनिया से। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद पूरा बॉलीवुड, पूरा मुंबई दहला हुआ है। इस मामले में एक के बाद एक एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। अब सैफ पर हमला करने वाले संदिग्ध का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सैफ के घर के अंदर जूते चुराते हुए नजर आ रहा है। सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से वार करने वाले हमलावर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो जूते चुराते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि सामने आए इस फुटेज का सच कुछ और ही है। ये वीडियो सैफ अली खान के घर का नहीं बल्कि किसी दूसरे घर का बताया जा रहा है। ये फुटेज 12 जनवरी का है, जिसमें सफेद शर्ट पहनकर एक युवक घर में घुसता है और वहां मौजूद शू रैक से जूते चुराने लगता है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि ये युवक और कोई नहीं बल्कि सैफ पर हमला करने वाला संदिग्ध है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। अब बात मौसम की। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। लखनऊ, फिरोजाबाद, ग्वालियर समेत अधिकतर जिलों में भीषण ठंड पड़ी। वहीं प्रभु राम की नगरी अयोध्या भी कोहरे की चादर से ढकी हुई नजर आई। रामनगरी में अचानक मौसम बदलता नजर आया और चारों तरफ घना कोहरा छा गया। यहाँ तक कि कोहरे की धुंध ने सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर दिया। NH 27 पर भी इसका असर साफ दिखाई दिया, जिससे गाड़ियों के संचालन में भारी कमी आई। लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही। श्रद्धालु सरयू में स्नान कर मठ मंदिरों में घने कोहरे के बीच दर्शन पूजन कर रहे हैं। मतलब अयोध्या में कितनी भी ठंडी क्यों न पड़ जाए, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार रहती ही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। भूमाफियाओं पर बीजेपी हमेशा से ही सख्त होती नजर आई। इसी के चलते पार्टी द्वारा कई कदम भी उठाए गए। वहीं बीजेपी इसके लिए स्वामित्व योजना लेकर आई, जिसके तहत पीएम ने आज उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के लाखों ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया। वहीं भूमाफियाओं को चेतावनी देने वाले सीएम योगी भी एक बार फिर माफियाओं को अल्टीमेटम देते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब सारा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि आप जहां पे आपका मकान है इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास मौजूद हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी ग्राम पंचायतें भी अब रोजगार के सृजन के माध्यम बन सके। हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को लगभग पूरा किया जा चुका है। और मेरा यह मानना है कि आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां 5 से लेकर 7 लोगों को रोजगार अकेले ग्राम पंचायत दे रहा है। खासतौर पर ग्राम सचिवालय में वहां पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत है। बता दें, संपत्ति कार्ड ग्रामीण निवासियों को उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ये न केवल बैंक ऋण प्रदान करने में मदद करता है, बल्कि भूमि विवादों को कम करने और महिलाओं को संपत्ति में उनके अधिकार सुरक्षित करने में भी सहायक है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार दिलाना है। अब बात दिल्ली चुनाव की, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बीते दिन बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक बहुत बड़ी घोषणा की गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के किराएदारों के लिए एक क्या ऐलान किया, आप भी सुनिए। दिल्ली में मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लोगों के लिए हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक बिजली हाफ रेट है, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री है। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा।
तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा है एक बिल्डिंग में 100 लोग भी रह रहे हैं, और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। भारत की राजनीति में जाति जनगणना हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। खासकर कांग्रेस जाति जनगणना का मुद्दा हर चुनाव में उठाती आई है। वहीं एक बार फिर पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए नजर आए, जिस दौरान उन्होंने बिहार में हुए जाति जनगणना पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिहार की जातीय जनगणना झूठी है। हालांकि ऐसा करके राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन में अपने साथी तेजस्वी यादव को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी तब तेजस्वी यादव नीतीश सरकार का ही हिस्सा थे, वो डिप्टी सीएम थे। बहरहाल आप राहुल गांधी का वो भाषण सुनिए जिसमें उन्होंने ये सब कुछ कहा। हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वही 10-15 लोगों के हाथ में जा रहा है। तो एक बार जाति जनगणना होगा, हमें पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और हिंदुस्तान के सिस्टम में उसकी कितनी भागीदारी है। प्राइवेट अस्पतालों में कितनी भागीदारी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी भागीदारी है। और उसके बाद हम सही प्रकार से विकास की बात कर पाएंगे। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया। नमस्कार।